नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। बहुत ही शानदार अपनी जो ई बुक पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज जो है वो 18वां टेस्ट है और आज अपन जो है वो 1701 से लेके 1800 तक टेस्ट क्वेश्चनों का वो टेस्ट लेने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप वो जोड़ लीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं एक बहुत ही शानदार है वो तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है वो अपन साइंस के अंदर अपन कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम के अंदर वो स्कोर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि अक्रिय गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस, या अपन इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को अपन बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं? इन्हीं को अपन बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, या इन्हीं को ये अपन क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस है वो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस जो है वो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में, कौन से वर्ग में, आवर्त सारणी के 18वें वर्ग के अंदर रखी गई है। और आवर्त सारणी के 18वें वर्ग को अपन है वो शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है अक्रिय गैसों की वो शून्य होती है। ये किसी भी अन्य धातु के साथ या अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यदि अपन बात करें अक्रिय गैसों की तो इसके अंदर आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ठीक है, और रेडोन अपने को पता है सबसे भारी गैस होती है। चलिए आप इसका जवाब दे दिया कई विद्यार्थियों ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, अक्रिय गैस है वो कौन सी है, आर्गन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अवरक्त विकिरण के अवशोषण से भूमि के तापमान में वृद्धि कहलाती है। बताइए भाई, अवरक्त विकिरण के अवशोषण से भूमि के तापमान में जो वृद्धि होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तापीयकरण कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या अवरोहण कहते हैं, या फिर विकिरण कहते हैं। बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, तो भूमि के तापमान में लगातार है वो वृद्धि हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और अपने को पता है कि CO2 जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्रमुख क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है। और अपने को पता है कि जिस दिन धरती का तापमान है वो 2% बढ़ गया, कितना, 2% बढ़ गया, उस दिन है वो क्या होगा, ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और जिससे क्या हो जाएगी, पूरी धरती है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा होता है? बताइए भाई, हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, या फिर ओजोन मंडल होता है? बताइए, हवाई जहाज उड़ने के लिए है वो उपयुक्त मंडल कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, वो हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, हवाई जहाज उड़ने के लिए क्या होता है, समताप मंडल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ल्यूकेमिया क्या होता है? बताइए भाई, ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार की कैंसर होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि ल्यूकेमिया है वो कहाँ की कैंसर होती है? त्वचा की कैंसर होती है, रक्त की कैंसर होती है, गले की कैंसर होती है, या फिर हड्डी की कैंसर होती है? दीजिए जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, आपको याद रखना है ल्यूकेमिया। बताइए, तो ल्यूकेमिया जो होता है वो क्या होता है, वो होती है रक्त कैंसर। ठीक है, रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस रोग के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, इसका तो आप है वो अपने जवाब दे दीजिए कि किस रोग के उपचार में है वो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, कीमोथेरेपी के अंदर है वो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए भी किसका, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। और किसी भट्टी से निकलने वाली जो किरण होती है वो भी अवरक्त विकिरण होती है। तो बताइए आप कि कीमोथेरेपी है वो किस रोग का उपचार होता है? तो ये अपन बोलते हैं किसका, कैंसर का उपचार होता है कीमोथेरेपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? दीजिए भाई, सोच समझ के जवाब दीजिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था को स्पोरोजाइट कहते हैं। मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन से संबंधित रोग है। और थैलेसेमिया है रोग से रक्त प्रभावित होता है। एंजाइम में वसा होती है। बताइए भाई, बताइए
कि कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखिए, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था को स्पोरोजाइट कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक है। मेरास्मक रोग है वो प्रोटीन से संबंधित है, बिल्कुल अपने को पता है। एक होता है क्वाशिओरकोर, एक तो होता है क्वाशिओरकोर और एक होता है मेरास्मस। ये दो जो रोग है वो किससे संबंधित है? ये जो दो रोग है वो प्रोटीन की कमी से संबंधित होते हैं। थैलेसीमिया रोग रक्त से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। और अगला, एंजाइम में वसा होती है, नहीं, सभी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, न कि वसा होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए भाई, एक गिलास पानी के अंदर है वो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 कैलोरी, 0 कैलोरी या 10 कैलोरी या फिर 20 कैलोरी? आप जवाब दीजिए, तब तक मैं वो इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ। देखो, अपने को पता है कि मुख्य पोषक तत्व होते हैं 6, जिनमें सबसे पहले अपन बात कर देते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक अपन कह सकते हैं वसा, ठीक है, तीसरा अपन कह सकते हैं प्रोटीन, चौथा आप कह सकते हो विटामिन, ठीक है, और पांचवा अपन कह सकते हैं जल, और छठा आप कह सकते हो फाइबर या रेसे, ठीक है। ये 6 मुख्य रूप से क्या करता है इंसान के द्वारा वो खाए जाते हैं। और अपने को पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीन ही जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। बाकी अपने को विटामिन, जल और फाइबर है वो ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 कैलोरी हो जाएगा। जल के अंदर ऊर्जा कितनी होती है? 0 कैलोरी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। गोल्डन राइस किस विटामिन का स्रोत होता है? बताइए भी। गोल्डन राइस, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि गोल्डन राइस जो है वो एक क्या है? ट्रांसजेनिक पादप है, ठीक है, एक ट्रांसजेनिक पादप है। ट्रांसजेनिक पादप का मतलब ये है कि इसके अंदर है वो विटामिन ए का क्या किया कर दिया गया है? स्थानांतरण कर दिया गया है। तो गोल्डन राइस के सेवन से विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है। अपने को पता है कि गोल्डन राइस और गाजर, ठीक है, गोल्डन राइस और गाजर दोनों किसके स्रोत होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? गोल्डन राइस और गाजर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप उत्तर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये आ चुका है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, बताइए। कोई खिलाड़ी है, उसको तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? वसा दी जाती है, प्रोटीन दी जाती है, ग्लूकोज दिया जाता है या सेलुलोज दिया जाता है? बताइए। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेलुलोज, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? ग्लूकोज है वो दिया जाता है। अपने को पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत क्या किस में बदल जाता है? ऊर्जा के अंदर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, ये अन्य सरल भागों में और नहीं टूटता है, ये तुरंत क्या करता है? तुरंत ऊर्जा के अंदर बदलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताइए भाई। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है या फिर ग्लाइकोजन है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जा चुका है। तो आप जवाब दीजिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि पादपों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और ठीक है, और मनुष्य का शरीर के भी कई भाग है वो सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सेलुलोज है वो प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डोलोमाइट किस तत्व का अयस्क है? बताइए भाई। डोलोमाइट जो है वो किस तत्व का अयस्क होता है? डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3, ठीक है। डोलोमाइट का किस तत्व का अयस्क होता है? तो डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। अब आप मुझे ये बताइए कि डोलोमाइट है वो किस तत्व का अयस्क होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बताइए। दूध जो खट्टा होता है या अपन कह सकते हैं दूध का दही में बदलना है, वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा या जीवाणु के द्वारा? अपने को पता है लैक्टोबैसिलस। आप दीजिए जवाब।
लैक्टोबैसिलस है वो क्या होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है या प्रोटोजोआ होता है, तो अपने को पता है लैक्टोबैसिलस होता है एक जीवाणु। तो दूध को दही में बदलने का कार्य कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है। ठीक है, अपने कई बार पढ़ चुके हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप जल्दी से और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बनना होता है। प्रिज्म 3 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अपन श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रिज्म के द्वारा 7 भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और इसके अंदर सबसे कम विचलित होता है कौन सा, लाल, और सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है, वो होता है बैंगनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है, बैंगनी, या इसको अपन बोलते हैं वायलट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी। आपको याद रखना है सर्वाधिक विचलित होने वाला तो कौन सा है, बैंगनी है। ठीक है, और सर्वाधिक सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा है, लाल होता है। ठीक है, सबसे कम विचलित कौन सा होता है, लाल होता है। इसी कारण खतरे का जो प्रतीक क्या लिया जाता है, लाल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। इस भाग को हम है वो सोचने वाला भाग भी कहते हैं। बताइए भाई, इस भाग को हम है वो सोचने वाला भाग भी कहते हैं। तो आप बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है, या फिर मेडुला होता है, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सेरेब्रम। और सेरेब्रम को ही हम क्या बोलते हैं, पर मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मनुष्य का शरीर का आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेरेब्रम जो होता है वो सोचने वाला भाग होता है। सेरेबेलम को अपने को पता है, अपन कहते हैं शरीर की मोटर। ठीक है, सेरेबेलम को क्या कहते हैं, सेरेबेलम को कहा जाता है शरीर की मोटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, तो आप बता दीजिए। कई बार मैं भी आपको टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, तो आप बता दीजिए कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इसका तो आप जवाब दे दीजिए तुरंत ही। ठीक है, तो अपने का पता है कि मछली का जो हृदय होता है वो क्या होता है, द्विकक्षीय होता है। मछली का हृदय क्या होता है, द्विकक्षीय होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, बताइए। WBC शरीर को बीमारी से बचाती है, बिल्कुल सही है ये कथन। WBC जो होती है उनको अपन है वो पुलिसमैन भी कहते हैं। ठीक है, और अपने को पता है कि WBC जो होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अगला, शराब से यकृत प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। शराब से है वो शरीर का अपना जो यकृत है वो प्रभावित होता है। अप्सरा एक नाभिकीय भट्टी है, बिल्कुल अप्सरा क्या है, एक नाभिकीय भट्टी है। रक्त का शुद्धिकरण आमाशय में होता है। देखिए आमाशय का रक्त की शुद्धिकरण से कोई संबंध नहीं है। रक्त से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ तो अलग होते हैं, कहाँ पर, किडनी में। और रक्त का यदि आपसे पूर्ण शुद्धिकरण पूछा जाए तो वो होता है कहाँ पर, फेफड़े के अंदर। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी वर्जी, नाइट्रोजनी जो संबंधी पदार्थ है, या जो अपन कह सकते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ है, वो तो कहाँ अलग होते हैं, किडनी के अंदर। और यदि पूर्ण शुद्धिकरण जहाँ पर CO2 अलग हो जाती है तो वो होता है कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी, बताइए भाई। ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी। अपने पहले एक बार आ चुका है कि हेनरी कैवेंडिश ने वो हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने क्या की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीले व प्रिस्टले। क्या हो जाएगा, सीले व प्रिस्टले। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं, बताइए भाई। कैथोड किरणें जो होती है वो किस से बनी होती है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, और या फिर पॉजिट्रॉन से, बताइए। ठीक है, अपने को पता है कि एनोड किरणें तो है वो बनी होती है किससे, प्रोटॉन से बनी होती है। एनोड किरणें किससे बनी होती है, प्रोटॉन से बनी होती है। तो कैथोड किरणें है वो किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भाई, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, या फिर हाइजेनबर्ग ने दिया था? ठीक है, अपने को पता है पाउली ने दिया था अपवर्जन का नियम। ठीक है, पाउली ने किसका नियम दिया था? अपवर्जन का नियम जो है वो किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत है। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत दिया था। और परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, वो किसने दिया था? वो दिया था थॉमसन ने। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हाइजेनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप नाम बताइए कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजिफेरा इंडिका होता है, सराका इंडिका होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, या कैरोटस होता है? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका। आपको याद रखना है, सराका इंडिका जो होता है वो अशोक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, सराका इंडिका किसका नाम होता है? अशोक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है। पाइसम सेटाइवम अपने को पता है, मटर, मेंडल वाला मटर, सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम जो है वो पाइसम सेटाइवम है। और कैरोटस किसका होता है? गाजर का होता है। कैरोटस किसका होता है? गाजर का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बीटा वल्गेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए भाई, बीटा वल्गेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? खीरा का है, चुकंदर का है, केला का है, या फिर मटर का है? बताइए। बीटा वल्गेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुकंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। टेमेरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम होता है? बताइए भाई, टेमेरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम होता है? आम, पपीता, इमली या केला? आम, पपीता, इमली या केला? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इमली। जो विद्यार्थी इमली जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कार्डियोलॉजी में शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? बताइए, कार्डियोलॉजी में शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क, यकृत, त्वचा या फिर हृदय? दीजिए जवाब। कार्डियोलॉजी तो अपने को पता है कि हृदय का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय। तो जो विद्यार्थी हृदय जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए भी। कीमोथेरेपी, कॉस्मोलॉजी, केलोलॉजी या फिर ब्यूटियोलॉजी? दीजिए जवाब। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केलोलॉजी। रट लेना, आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ओम ने दिया था, फेराडे ने दिया था, ओरेस्टेड ने दिया था, या फिर टोरसेली ने दिया था? बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेराडे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फेराडे हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपने जो है वो 1800 तक क्वेश्चन है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। कल आपको 1801 से लेके 1900 तक के क्वेश्चन है वो आपको क्या करने? याद करने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी है वो लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी तैयारी में भी बिल्कुल है वो फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि हो सकता है आपको क्वेश्चन है वो ये एक बार इजी लग रहे हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ ली हैं, तो आपको ये इजी लग रहे हैं और आपको एग्ज़ाम के अंदर भी क्या करेंगे? ये इजी लगेंगे। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर है वो आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तो ऐसी प्रकार है वो तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।